उसमें। वो वायर काट के वहां से ग्रीन नहीं दबाया, बोले ग्रीन नहीं आ। चलो चलो चलिए स्टार्ट हो गया। चल रेडी, लैपटॉप थोड़ा नीचे लगाओ। नीचे इसके नीचे नीचे करो ऐसे। हाँ वे इतना ये ठीक है। रेडी, डन। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं रेलवे ग्रुप डी और एएलपी के लिए स्पेशल लाइव सेशंस लेकर। और जैसा कि हमने अभी तक मैकेनिक्स, उसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठोस, द्रव और गैसों की जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण गुण होते हैं, इलास्टिसिटी हो, विस्कोसिटी हो, प्रत्यास्थता, श्यानता और भी बहुत सारी चीजें, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ये सब हमने पिछली कई क्लासेस में स्टडी किए हैं। लगभग आज हमारी कौन सी क्लास है? ये 20th क्लास है। क्लास कौन सी है? ये हमारी 20। और यहां तक हमने जो किया है उसका अच्छे से रिवीजन भी किया है और अच्छे से उस पर जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी किए हैं। ये मेरा पूर्ण विश्वास है एकदम कि जितना हमने किया है, जितना हमने पढ़ा है इन क्लासों में 20 में, अगर इतने पोर्शन में से पेपर आता है तो एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। इस बात का आप अपने दिमाग में ख्याल रख लीजिएगा, अच्छे से बिठा लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। सुबह मॉर्निंग 9 AM ये हमारा डेली क्लास होती है और ये क्लास ना सिर्फ रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि भारत में होने वाली किसी भी एग्जाम, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का, जिसमें भी साइंस आती है उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट भी करते हैं और क्वेश्चंस भी करते हैं। आज हमारा जो हमने पिछले कुछ क्लासेस में कॉन्सेप्ट किए थे लेके इलास्टिसिटी से और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान से कॉन्सेप्ट हैं। पहली बात, भाई टाइप नहीं है, मेरी राइटिंग में फोटो खींचे हुए हैं। अगर नहीं समझ में आए मुझे बता देना, मैं बीच में ही ऑफ कर दूंगा, क्योंकि ऑफिस में चल रहा है कई दिनों से काम, टाइपिस्ट वगैरह कुछ काम कर नहीं पा रहे। तो अगर क्लास में अगर मजा ना आए तो मुझे बता देना। तो स्टार्ट करें, डन है आप सब लोग? तो आप राइटिंग में समझ लोगे ना। जिसकी आज पहली क्लास है, मतलब पहली क्लास है, आप सभी का बहुत ज्यादा वेलकम और हृदय से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें चुना, हमें ये सौभाग्य दिया कि हम लोग आप लोगों को पढ़ा सकें। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई टेंशन आ रही हो तो बता दो मुझे, थोड़ा सा पढ़ाई में आसानी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड। बताइए कुछ प्रॉब्लम आ रही हो? पीडीएफ आप लोग बहुत करते हो, तो पीडीएफ का भी कुछ करेंगे, लेकिन अभी पीडीएफ पे ध्यान मत दो। चलो अच्छा, जिसकी आंख खुल गई है, क्योंकि वो है ना जो आगे वही तभी सवेरा, और वो कहते हैं ना जो जागेगा वो सो पावेगा, जो सोएगा सो खोएगा। और उसके बाद में जब ये हमारा हो जाएगा तो कल हम कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट रखेंगे, जिससे कि आपको अपना पता चल जाए कि कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। और नेक्स्ट फिर हम वेव, तरंग, ध्वनि, साउंड, उसके बाद में लाइट, उसके बाद में हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब परमाणु भौतिकी, उसके बाद में आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, और फिर रह जाएंगे जो छोटे मोटे टॉपिक होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, जिससे ये तापमान वगैरह कहां से कितनी ऊष्मा जाती है। और एक क्वेश्चन उसमें से आता है जो रोटेशन मोशन होता है, टॉर्क वगैरह, ठीक है, उसको भी कर लेंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, परेशान मत होइए। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील है वो रबर से ज्यादा इलास्टिक क्यों होती है? क्योंकि इट इज डिफॉर्म्ड इजीली,
वह आसानी से विरूपित हो जाती है। इट इज हार्डर देन रबर, वह रबर से ज्यादा सख्त है। इट इज रिक्वायर्ड लार्जर डिफॉर्मिंग फोर्स, उसे ज्यादा विरूपण बल की आवश्यकता होती है। इट इज नेवर डिफॉर्म्ड, वह कभी विरूपित नहीं होती। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजीली मुझे लग रहा है, जब मुझे दिख रहा है तो हो सकता है आपको भी दिख रहा हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुक बहुत सारी आती हैं मार्केट में, यूनिक की आती है, स्पीडी की आती है, और भी बहुत सारी आती हैं। अब जिसे चाहें ले लीजिए। आंसर बताइए। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील की प्रत्यास्थता रबर से ज्यादा है, वो ज्यादा इजीली डिफॉर्म हो जाती है, वो रबर से ज्यादा सख्त या कठोर है, उसे ज्यादा विरूपित बल की आवश्यकता होती है, और वो कभी विरूपित नहीं होती। बिल्कुल सही। आज क्वेश्चन को हटा दिया जाए। बिल्कुल सही। आपने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, आपने प्रत्यास्थता की डेफिनेशन पढ़ी है। मतलब प्रत्यास्थता क्या है कि जब आप उसमें चेंज करो, जब आप कोई परिवर्तन करो, when you are changing the shape and size of anything, then you are applying some force। आप कुछ बल लगा रहे हो, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं ना, विरूपित बल। तो मैंने क्या बताया था कि जिसको ज्यादा विरूपित बल की आवश्यकता होती है, चेंज करने के लिए ज्यादा रेसिस्ट करेगा, ज्यादा विरोध करेगा। तो स्टील और रबर में कौन ज्यादा विरोध करेगा? स्टील और रबर में कौन ज्यादा विरोध करेगा? स्टील। इसीलिए उसको क्या होगा? मोर डिफॉर्मिंग फोर्स चाहिए, उसको ज्यादा विरूपित बल चाहिए। बिकॉज स्टील रेसिस्ट चेंज, या स्टील जो होगा वो ज्यादा रेसिस्ट करेगा, इट विल रेसिस्ट मोर, हेंस इट रिक्वायर्ड लार्जर डिफॉर्मिंग फोर्स। इसीलिए स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा है, क्योंकि उसको ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन से आया है कि जिन चीजों को, जो चीजें ज्यादा विरोध करती हैं, अगर आप उसमें चेंज कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, तो ज्यादा विरोध करेंगी, तो आप उन पे ज्यादा और बल लगाओगे, और ज्यादा फोर्स लगाओगे। डेट मीन्स आप उसकी प्रत्यास्थता उतनी ही ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है किसी वस्तु की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट दी रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स की हिंदी है कि मान लो आपने किसी पे बल लगाया और उसकी आकृति में चेंज हो गया, उसकी साइज में, आकृति में क्या हो गया दोस्तों? परिवर्तन हो गया। तो दोबारा से अपनी वापस पुरानी वाली आकृति में आने के लिए उसे अंदर से एक बल की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। वेरी गुड। बताइए बेटा, इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देखिए। उसमें कह रखा है जिन चीजों को ज्यादा रेसिस्टेंस लगाती हैं। देखो, इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता, कि अगर आप कितना बल लगा के किसी चीज की साइज में, किसी चीज की शेप, आकृति और आकार में कितना परिवर्तन कर सकते हो। जो परिवर्तन का ज्यादा विरोध करते हैं, जो रेसिस्ट करते हैं ज्यादा चेंज को, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मोर इलास्टिक। ठीक है, उन्हीं को ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। इसका आंसर दीजिए कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स बाय द डिफॉर्मिंग फोर्स, बाह्य बल के विरुद्ध विरूपक बल के द्वारा कार्य। द सम ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड डिफॉर्मिंग फोर्स, बाह्य बल व विरूपक बल के जोड़ द्वारा किया गया कार्य, और इनमें से कोई नहीं। थोड़ा समझ के आंसर दीजिएगा, तुक्के मत मारिएगा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी पूछिए आपको। सर क्वेश्चन हटाइए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब
प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। समझिएगा इस बात को, स्थितिज ऊर्जा। मान लेता हूं तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा तो इसको मैं किसी दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मान लेता हूं कि ये मेरे हाथ में जो हैंकी है ये कोई इलास्टिक चीज है, ठीक है। अब ये ऐसा है, मैंने क्या किया, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बाहर से एक बल लगाया ना, ऐसे करके, और इसको इसकी शेप और आकृति में चेंज करना चाहा। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने बाह्य बल लगा के इसकी शेप और आकृति में चेंज करना चाहा। अब ये क्या चाहेगा, ये जो रुमाल होगा, हैंकी होगा, ये दोबारा से अपनी पुरानी वाली आकृति में आना चाहेगा। तो मुझे पुरानी वाली आकृति से बचाए रखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस पे बल लगाते रहना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हर एक चीज अपनी ओल्ड शेप या अपनी पुरानी आकार या पुरानी अवस्था में आना चाहेगी, और पुरानी अवस्था में आने से रोकने के लिए मैं क्या लगाता रहूंगा, उस पे बाह्य बल लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, पुरानी अवस्था में आने के लिए उसके अंदर कौन सा बल होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स होता है जो उसे पुरानी अवस्था में वापस लाता है? उसे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग बल, ऐसा समझ लो। तो भैया जो एक्सटर्नल फोर्स में लगा रहा हूं वो किसके अगेंस्ट लगा रहा हूं, किसके विरुद्ध लगा रहा हूं? रीस्टोरिंग फोर्स के विरुद्ध। ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, चीज को उसकी पुरानी अवस्था में लाने की कोशिश करेगा, जबकि मुझे उसे खींच कर रखना है, उसकी अवस्था बदलनी है। तो मैं लगाऊंगा एक्सटर्नल फोर्स, आई विल अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट दिस रीस्टोरिंग फोर्स, बिकॉज दिस रीस्टोरिंग फोर्स wants to regain ओल्ड शेप, बट आई हैव टू मेंटेन द इलास्टिसिटी। मुझे तो उसको प्रत्यास्थ दिखाना है, मुझे उसे मेंटेन रखना है, इसलिए मैं जो एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल लगाऊंगा वो इस रीस्टोरिंग फोर्स के विरुद्ध लगाऊंगा। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। समझ के नहीं देते कोई भी आंसर। अरे डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स तो बात एक ही है। अरे मैं एक्सटर्नल फोर्स को, जो चीजों को डिफॉर्म कर रहा है, उसको एक्सटर्नल कह लूं या डिफॉर्मिंग फोर्स कह लूं, क्या दिक्कत है बाबू? है ना? बिल्कुल सही। देखो टेस्ट देने कितने कम बच्चे आते हैं, मतलब क्वेश्चंस करने। कोई बात नहीं, आप लोग कीजिए और लाइक कर दिया कीजिए बिना कहे, लाइक शेयर बिना कहे, क्योंकि तुम लोग ईमानदारी नहीं दिखाते हो, तब बार बार कहना पड़ता है, जो मुझे सबसे बुरा लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 सर आ रहा है ना? बिल्कुल सही, शाबाश बेटा। ऐसे ही आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते चलना कभी कभी। इसमें मैंने बताई नहीं, लेकिन आप खुद समझ सकते हो, इसके 3 ऑप्शन जो है बाकी बेकार ऑप्शन है, क्योंकि अरे डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स तो एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही है? यंग मॉड्यूलस बता रखा है, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इन्वॉल्व इन, मतलब यंग मॉड्यूलस के बारे में बात कह रखी है इसकी। कह रखा है कि ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यंग इलास्टिसिटी जो होती है, यंग प्रत्यास्थता, ये सिर्फ ठोस के लिए होती है, और डायमेंशन मैंने इसमें दी नहीं है। ml-1 t-2, ये क्या होती हैं? डायमेंशंस। ml-1 t-2, ये क्या होती है? यंग प्रत्यास्थता की डायमेंशन। जहां पे वो ऐसा बना हुआ है ना, वहां पे ये लिख लो ml-1 t-2। देखो इसमें थोड़ा क्वेश्चन कम सा समझ में आ रहा होगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऐसा यूनिट ऑफ यंग मॉड्यूलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, इलास्टिसिटी या यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इन्वॉल्व इन सॉलिड ओनली, यंग प्रत्यास्थता गुणांक सिर्फ ठोस के लिए होता है। और तीसरा है डायमेंशंस ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ml-1 t-2। और डी है इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज।
ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? सभी, मतलब सभी सही हैं। इसमें आपको बताना है करेक्ट ऑल ऑफ दीज। तो आंसर बताइए। एक चीज ध्यान दे लीजिएगा, सर हटा दीजिए क्वेश्चन, कि जो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अगर आपने पढ़ा था, वो क्लास की थी यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाली, तो उसमें साफ तौर पे आपको पता था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब प्रतिबल बटे विकृति, ये क्या होता है? अनुदैर्ध्य। और लॉन्गिट्यूडनल प्रतिबल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और विकृति होती है डेल्टा एल बटे एल। तो ये एल कहां चला जाएगा? ऊपर की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लंबाई। लंबाई से लंबाई कट गई, क्या बच गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल। और आपको यह भी पता है कि पास्कल और किसकी ऐसा यूनिट होती है? प्रेशर की। तो प्रेशर की या दाब की जो विमाएं होती हैं ml-1 t-2, ये यंग मॉड्यूलस की भी होती हैं। तो इसका ए भी सही है, बी भी सही है क्योंकि ये सिर्फ ठोस में होता है, सी भी सही है क्योंकि ये सिर्फ किस में होता है? सॉलिड्स के लिए होता है यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी सॉलिड्स का गुण है, ठोस की प्रॉपर्टी है। सो और इसके ऐसा ये क्या हो गई? डायमेंशन ml-1 t-2। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, ऑल ऑफ दीज। सारे के सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। एक चीज पे आप भरोसा रखिएगा, जितने भी लोग हैं जो गांव देहात छोटे कस्बों से पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग नहीं जा पा रहे, मेरे बहन और भाई, अच्छे से साइंस में ऐसा मत सोचना कि ये फर्जी है सब कुछ। यकीन रखिएगा, भरोसा रखिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। बस आप लोग तन से मन से पूरा दिमाग लगा के पढ़ते रहो। आप लोग ये मत सोचिए कैसा दिख रहा है, दिख नहीं रहा। हर एक चीज में जितना आप परेशानियां निकालोगे साथियों, उतनी परेशानी बढ़ती हैं। मेरा कर्तव्य था, कुछ मैं उनमें से हूं कि कठिनाई कितनी हो, करना है तो करना है। अब आगे आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सॉलिड गैस से ज्यादा प्रत्यास्थ होते हैं। सॉलिड्स आर मोर इलास्टिक देन गैसेस। गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स। हुक्स लॉ पढ़ाया था मैंने, वो बताता है रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मतलब प्रतिबल और विकृति का जो रेशियो है वो बताता है, जिससे क्या निकलता है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी निकलता है ना। हुक्स लॉ उसमें बताता है जो प्रतिबल और विकृति का अनुपात हुक के नियम से मिलता है, जो प्रत्यास्थता गुणांक है। और सारे सही हैं, बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है। सॉलिड गैस से ज्यादा इलास्टिक होते हैं। सॉलिड गैस से ज्यादा इलास्टिक होते हैं। ठोस जो होती हैं चीजें वो गैस से ज्यादा इलास्टिक होती हैं। मतलब ठोस वस्तुएं अपनी पुरानी आकृति को वापस लेना चाहती हैं जल्दी, और वो परिवर्तन का विरोध भी करती हैं। तो ए वाला भी सही हो गया। बी वाला बेटा कंप्रेसिबल, संपीड़न का मतलब है कि अगर आप चीज पे प्रेशर लगा रहे हो, ये मान लो एटम है किसके? गैस के। अब आपने इस पे क्या अप्लाई किया? यहां से एक पिस्टन लगा के और यहां पे एक फोर्स लगा के इसको कंप्रेस किया। कंप्रेस करके क्या होता है? जो एटम्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। तो याद रखिएगा गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। और प्रत्यास्थता और कंप्रेसिबिलिटी संपीड़न में ये वाला होता है। मतलब इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर ये ज्यादा है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? कम, और अगर ये कम है तो इलास्टिसिटी क्या होगी? ज्यादा। तो सॉलिड सबसे ज्यादा, सबसे कम संपीड़न होते हैं,
इसीलिए उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा। ये भी नियम अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस पे भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे शब्दों में घुमाकर। अगला क्वेश्चन सर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। सी भी सही है इसमें कि हुक्स लॉ जो है, हुक्स लॉ क्या देता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो। हुक्स लॉ होता था ना, बताया था, हुक्स का नियम, हुक नियम, और ये इससे क्या मिलता था हमें, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए सर, इसका आंसर क्या हो गया, डी, क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक करके बता दीजिए कि यस सर समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर इससे भागोगे विज्ञान से तो 30 नंबर हाथों से छोड़ दोगे, और 30 नंबर इतने इजी हैं लाने कि एग्जैक्ट एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। थोड़ा पढ़ लो। कुछ लोग बात कर रहे हैं आपस में, कोई मजाक कर रहा है, कोई कुछ, तो मैं एक चेतावनी दे रहा हूं फिर से, मुझे पढ़ाई के समय कोई भी मजाक पसंद नहीं है, ब्लॉक कर दूंगा, फिर आप नई आईडी बना के ही लौटोगे। क्वेश्चन नंबर 5, इलास्टिक लिमिट है, प्रत्यास्थता सीमा, इलास्टिक लिमिट पढ़ाई हुई है। द मिनिमम डिफॉर्मिंग फोर्स डेट मेड एन ऑब्जेक्ट इलास्टिक, का वह विरूपक बल का वह न्यूनतम मान जिसे लगाने पर वस्तु प्रत्यास्थ हो जाती है। समझ के करना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स आफ्टर विच एन ऑब्जेक्ट लूजेज प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, विरूपक बल की वह महत्तम सीमा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता समाप्त हो जाती है। सी कह रहे हैं इट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स डेट इंक्रीजेस द इलास्टिसिटी, वह विरूपक बल जो प्रत्यास्थता को बढ़ा देता है। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। सर हटा दीजिए इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का सीधा सीधा मतलब क्या है, इलास्टिक लिमिट का सीधा सीधा मतलब क्या है कि वह, लिमिट का मतलब क्या होता है बाबू, लिमिट क्रॉस मत करो। कहते हैं ना कि आपने महत्तम समय सीमा तक पहुंच गए हो आप, मैक्सिमम, कोई चीज आपने मैक्सिमम कर ली है, तो ये क्या है, मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपित बल, मैक्सिमम विरूपित बल। अगर इससे ज्यादा आप फोर्स लगाओगे तो वो चीज इलास्टिक नहीं रहेगी। कहने का मतलब जब तक आप इतना फोर्स लगा रहे हो वो चीज इलास्टिक है, वो अपनी पुराने आकार में आ सकती है, पुरानी शेप में आ सकती है, जब तक आप ये फोर्स लगा रहे हो मैक्सिमम। अगर आपने इससे ज्यादा फोर्स लगाया तो वो चीज क्या बन जाएगी, प्लास्टिक, कभी दोबारा अपने पुराने ओल्ड आकार में, प्रीवियस शेप में नहीं आएगी। तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, महत्तम मान ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी इलास्टिक, जहां तक कोई भी वस्तु प्रत्यास्थ रहती है, प्रत्यास्थ रहती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ सीमा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, बी, मैक्सिमम वैल्यू। और बाकी मिनिमम में तो लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है। इसी तरह डिफॉर्मिंग फोर्स इलास्टिसिटी थोड़ी ना बढ़ाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिसिटी तो उसके अंदर का गुण होता है, वो तो सिर्फ लगाया जाता है बाहर से। और इसका डी है, डी ऑप्शन जो था उसमें था नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। भाई लाइक वाइक कर दो, देखो अब तुम लोग है ना हद कर रहे हो, मतलब 2-2,500 लोग देख रहे हो और अब मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता है, हमें भी कभी कभी जरूरत होती है चीजों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ना करें तो भी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। बच्चा हिंदी में इनमें से कौन सा सही है, ये थोड़ा लंबा लिखा हुआ है, थोड़ा देखने में परेशानी होगी तो ध्यान देना बच्चा, बड़ा क्वेश्चन है। इसमें मैंने 4 डेफिनेशन दिए आपको। एक है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु, मतलब एक ऐसी वस्तु जो विरूपक बल हटने के बाद
वापस अपनी पुरानी अवस्था पा लेती है। समझ रहे हो? अ बॉडी विच रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जो विरूपक बल हटने के बाद में अपनी पुरानी अवस्था पा लेती हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं क्वार्ट्ज, फॉस्फर, ब्रोंज। क्वार्ट्ज कांस्य, फॉस्फर, लिख लेना इनको। दूसरा कह रखा है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, जो अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आती हैं, जो अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आती हैं, कभी भी नहीं आती हैं, उन्हें बोलते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तु, परफेक्टली प्लास्टिक। एग्जाम्पल दे रखे हैं वॉल पुट्टी नहीं होती, जो है इसका वो एडवर्टाइजमेंट आता है, कीचड़, मड, मोम वगैरह। तीसरा कह रखा है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस वह फोर्स है जो किसी चीज को दोबारा उसकी पुरानी अवस्था में लाता है। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, हिंदी में स्ट्रेस को बोलते हैं प्रतिबल। जो स्ट्रेस नाम की चीज लिखी हुई है ना सी ऑप्शन में, ये बच्चे हिंदी में इसको प्रतिबल बोलते हैं। तो प्रतिबल वह फोर्स है जो किसी भी वस्तु को उसकी पुरानी अवस्था में वापस लाता है। और अगला है स्ट्रेन, विकृति, कि अगर आपने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो कितनी लेंथ बढ़ गई, कितनी लंबाई बढ़ गई, तो लंबाई जितनी बढ़ी उसका भाग दे दो ओरिजिनल लंबाई से, तो इंक्रीज्ड लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो आंसर दीजिए, सारे सही है, पहला और चौथा सही है, तीसरा चौथा सही है, सिर्फ चौथा सही है। सिर्फ कौन सा सही है बताइए? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये एक एक क्वेश्चन है ना, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन 1 घंटे में बन पाते हैं। क्या देना है क्या नहीं देना, मतलब अगर 18 से 20 क्वेश्चन देते हैं तो कम से कम 3 घंटे देने होते हैं लिखने के लिए। अब तुम समझ सकते हो आसान नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, इस बात का भरोसा रखो। क्वेश्चन नंबर 6 का सारे सही हैं बेटा। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, जो दोबारा से अपनी शेप में वापस आ जाए। आपने उसकी शेप बदली और जैसे आपने वो बल हटाया वो दोबारा से अपनी पुरानी शेप में आ गई, ए वाला सही है। प्लास्टिक बॉडी जो कभी वापस नहीं आती, एक बार आपने कीचड़ है, कीचड़ को या आपने मड ली, वो जिससे बर्तन बनते हैं, उसको मोड़ दिया, तो जैसे आपने बल हटाया तो क्या वो दोबारा से अपनी मिट्टी बन गई? नहीं बनी। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी सही है। स्ट्रेस, स्ट्रेस को हिंदी में कहते हैं प्रतिबल, और प्रतिबल होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, और यही बल होता है जो चीज को दोबारा से उसकी पुरानी शेप में लेके आता है, पुरानी आकृति में। और डी है स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब विकृति, विकृति का मतलब है ना कितनी चीज में विकृति आ गई, मतलब कितनी लेंथ उसकी बढ़ गई और ओरिजिनल लंबाई कितनी थी। ये हो जाएगी उसकी ओरिजिनल लंबाई और ये हो जाएगी इंक्रीज्ड लेंथ। दिस इज इंक्रीज्ड लेंथ, दिस इज ओरिजिनल लेंथ। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती स्ट्रेन की, नो यूनिट्स। तो इसका क्या है? डी ऑप्शन। सारे के सारे मतलब सॉरी ए ऑप्शन, ए वाला, कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, मैं मिरर इमेज, ये लाइट का टॉपिक है। तुम ज्यादा होशियार क्यों कह रहे हो जब मैं कह रहा हूं कि मैं धीरे 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 सारे कवर करा दूंगा। कोई कह रहा सारा सिलेबस नहीं होगा, एक भी टॉपिक छूटा हो यहां तक बता दो, और जो छूटे उन्हें बता दिया उन्हें भी कवर कराऊंगा। रोटेशनल मोशन, भाई मैं कह रहा हूं सारा सिलेबस मेरी जिम्मेदारी है। और रही बात सिलेबस की, तो वो तो वैसे करा दूं क्वेश्चंस में 15 दिन में, पर सिलेबस ऐसे करो ना कि जैसे आपको चीजें समझ में आए। ऐसा तो आपने जिंदगी भर किया है, तभी तो आज हम लोगों को डी ग्रुप भरने की जरूरत पड़ गई। क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज इनकरेक्टली मैच। इनमें से एक इनकरेक्टली मैच है और डी ऑप्शन है इसका सभी मैच है सही से। इनकरेक्टली मैच है यंग मॉड्यूलस, अभी बताया था जब क्वेश्चन समझा रहा था। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, प्रतिबल बटे विकृति। बल्क मॉड्यूलस, आयतन गुणांक, ये भी प्रतिबल बटे विकृति, क्योंकि है तो सारे। देखो उसमें क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन होता है यंग मॉड्यूलस, और इसमें क्या होता है बल्क मॉड्यूलस में, इसमें होता है आयतन में, कि जब आप बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हो
और किसी चीज की वॉल्यूम में परिवर्तन हो जाए, आयतन में। और सी होता है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ का कट गया है। ये हुक्स लॉ मैंने अभी भी बताया था आपको कुछ देर पहले, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हुक्स लॉ क्या बताता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये बताता है ना। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, हटा दीजिए सर, प्रतिबल समानुपाती है विकृति के। और जब हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विकृति इक्वल टू कॉफिशिएंट, कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। और ये क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये कट गया है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? नियत होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक। ये कौन सा नियम है? हुक्स लॉ। और बाकी दोनों जो ऊपर के थे वो बिल्कुल सही है, हुक्स का नियम। अगला क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा डी। सारे इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे करेक्टली मैच हैं। ऑल आर करेक्टली मैच्ड, ऑल आर करेक्टली मैच्ड। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। ये तीनों के तीनों करेक्टली मैच है, कोई भी इनकरेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? निम्न में से कौन कथन सही है? बेटा ये सारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। जब मैं ये कोर्स कंप्लीट करा दूं तो मुझे क्वेश्चन लाके दिखा देना आया हुआ एग्जाम में, एक भी अलग नहीं होगा। पर तुम मानते तो नहीं हो। तुमसे दो चीज कहते हैं, अरे भैया लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ये होता नहीं है। ये सब में आएगा बच्चे, सब में। क्वेश्चन नंबर 8 कि देखो, तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध श्यानता है। विस्कोसिटी अपोजिस द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड और फ्लूइड। नेगेटिव साइन जो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में, इट इंडिकेट द अपोजिट नेचर ऑफ विस्कस फोर्स। कल भी बताया था, श्यानता गुणांक का जो नेगेटिव साइन है वो श्यान बल की विरोधी प्रकृति दर्शाता है। ऐसा यूनिट है विस्कोसिटी की न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसे डेकापोइज भी कहते हैं। श्यानता का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी आपको बताया था F इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता था विस्कोसिटी का वो होता था माइनस ईटा ए dx dv अपॉन dx, ये होता था ना। अब ये जो ईटा, ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी, ये इधर आ जाती थी, तो फोर्स बटे एरिया और dv बाय dx, तो dx इधर आ गया, dv इधर आ गया। आपको पता है स्पीड अपॉन, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। ये डिस्टेंस, ये स्पीड, ये न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। टाइम की वैल्यू क्या होती है? सेकंड। टाइम को सेकंड में लाते हैं ना, तो क्या हो गया? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसे डेकापोइज भी कहते हैं। किसका हो गया? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये कैसा फोर्स है? घर्षण बल है। विस्कस फोर्स या श्यान बल कैसा होता है? फ्रिक्शनल, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, विरोध करता है। इसके लिए इसमें कौन सा साइन आ गया? माइनस साइन। तो इसके तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? डी, ऑल आर करेक्ट। अब देखो, जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उसके बाद में हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो हमें 80% चीजें, 90% चीजें क्लियर हो रही हैं। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूं। और मुझे पता है यूट्यूब पे साइंस एक्चुअल में शुरुआत से लेके एंड तक नहीं पढ़ी हुई है। मैं ये चाहता था कि रेलवे के ग्रुप के बहाने ये पूरी की पूरी जो साइंस के लेक्चर हैं वो सभी के लिए एक बार आप लोगों के पास पहुंच जाएं, जो कल आप लोग ये ना कहो कि वरना कोचिंग चले जाओ, शौक होगा, एक बार पढ़ के 2-3 दिन डेमो ले आओ, साइंस आपको पता चल जाएगा अंतर अपने आप। मैं तो कह रहा हूं जाओ अच्छे अच्छे बड़े बड़े महान कोचिंग इंस्टीट्यूट में,
अच्छे अच्छे महान टीचरों के साथ और पढ़ के आओ साइंस, आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय, अरे यार इसमें मैंने बच्चे लिखा नहीं, सुनो इसको ऐसे कर लो, इसका जो ऑप्शन नंबर ए और बी है क्वेश्चन नंबर 9 का, जो पता कभी कभी लिखने में दिमाग काम नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए, ये बात है टर्मिनल वेलोसिटी की। ऑप्शन नंबर ए में किसकी बात की जा रही है? टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग, सीमांत वेग। और ऑप्शन नंबर बी में बात की जा रही है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग, इन दोनों की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है कि टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग है, द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ विस्कस लिक्विड, किसी श्यान द्रव में वस्तु का महत्तम वेग। अच्छे से लिखवाया है आपको कि किसी लिक्विड में, किसी विस्कस लिक्विड में अगर कोई वस्तु गिरती है तो क्या होगा कि पहले तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, एक टाइम बाद उसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, जिसके बाद में वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगी, उसी नियत वेग के साथ क्या गिरेगी? नीचे। और यही जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग। बताया है। सेकंड ऑप्शन है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग। सर उसको क्वेश्चन को लगे रहने दीजिए कि द वेलोसिटी बिलो विच, हां सेकंड ऑप्शन लिखा है, पहला नहीं लिखा, कि एक ऐसी वेलोसिटी जिसमें लिक्विड स्ट्रीमलाइन, फ्लो जो होता है लिक्विड का वो स्ट्रीमलाइन रहता है और उसके बाद में कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट, प्रक्षुब्ध, धारा रेखीय रहता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सी कहता है कि जो बर्नौली थ्योरम है, सर एक बार और क्वेश्चन लगा लीजिए। सी कहता है कि जो बर्नौली थ्योरम है वो बताती है कि टोटल एनर्जी जो है फ्लो की वो कांस्टेंट होती है। इसका मतलब दाब, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, मतलब प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों कैसी रहती हैं? कांस्टेंट। पता है ना बर्नौली प्रमेय के अनुसार एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा कांस्टेंट रहती है, कुल ऊर्जा नियत रहती है। हटा दीजिए। अब इसमें क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। तो आपको पता है कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है टर्मिनल, इससे ज्यादा किसी वस्तु की वेलोसिटी नहीं हो सकती। ये महत्तम वेग होता है किसी भी श्यान द्रव में जो वस्तु पाती है। महत्तम वेग, जितनी चौड़ी या जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना ज्यादा, जितना रेडियस कम होगा उतना कम। क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे है तो क्या हो जाएगा? स्ट्रीमलाइन, जहां से पहला वाला पार्टिकल गुजरा था वहीं से सारे के सारे गुजरेंगे। धारा रेखीय, अच्छे से समझाया हुआ है ये, अगर आपने पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, बोला था 2 बार। और अगर इससे ज्यादा हो गई क्रिटिकल वेलोसिटी से तो कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट, प्रक्षुब्ध। और बर्नौली थ्योरम में आपको पता है ये होता है प्रेशर, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी और ये होती है काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों का वो क्या होता है? जोड़, कांस्टेंट, मतलब ऊर्जा नियत रहती है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी फ्लो की। ये दाब, प्रेशर, ये पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और यहीं से पता है आपको कि प्रेशर कम तो वेग ज्यादा, जिसमें हमने हवाई जहाज वगैरह का पढ़ा था। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? विस्कोसिटी तापमान बढ़ने पर लिक्विड की तो कम होती है और गैस की बढ़ती है। याद करना पड़ेगा कि जो श्यान द्रव होते हैं उनकी विस्कोसिटी तापमान बढ़ने पर कम हो जाती है। याद भी मत करो, एक चीज समझ लो बच्चे कि आपको पता है लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास होते हैं, थोड़ा सा उनमें गैप होता है। जब वो एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तो यहां पे जब एक दूसरे के ऊपर गति करते हैं तो यहां पे क्या लगता है? श्यान बल लगता है,
लगता है नहीं लगता है विस्कस फोर्स। तो जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, जब हम इस पे क्या देंगे, तापमान, तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा जो इनके अंदर का जो मॉलिक्यूलर के बीच में जो कोहेशन है, बताया था ना सहसंजक, कोहेसिव फोर्स के कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है, सहसंजक बल की वजह से। तो इसका जो सहसंजक बल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्या करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से। और जब ये कम हो जाएगा तो श्यानता या विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, अपने आप डिक्रीज कर जाएगी। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कोहेशन कम हो जाएगा जिससे श्यानता अपने आप डिक्रीज कर जाएगी। किसकी, लिक्विड की, द्रव की। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर जो गैस होगी, गैस सॉलिड, उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल और दूर दूर जाएंगे, आपस में रगड़ खाएंगे, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ऑप्शन नंबर बी कि टिन की छत का उड़ जाना, हवाई जहाज का उड़ जाना, वेंचुरी मीटर, ये सब बर्नौली प्रमेय पे काम करते हैं। वेलोसिटी जो होती है फ्लूइड की, वो चौड़ी पाइप में कम होती है और पतली पाइप में ज्यादा होती है। मतलब जब एरिया कम होगा, जब क्या होगा, एरिया कम, अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपने आप ज्यादा, और अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेग कम। और ये कौन सा है, आपने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था ना, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अविरतता का सिद्धांत, अविरतता का सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया था कि एरिया और वेलोसिटी का जो वो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इनका प्रोडक्ट, इनकी गुणा, एरिया क्षेत्रफल और वेग की जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, नियत रहता है, एक बढ़ेगा एक घटेगा। एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसमें सारे के सारे करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया, डी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी। अच्छे से बताया है, हवाई जहाज का उड़ना, छत का उड़ जाना, ये सब मैंने आपको समझा रखे हैं। रेलवे, रेलगाड़ी आई बहुत तेज स्पीड से, उसकी तरफ धक्का लगना, ये सब बता रखे हैं। अविरतता का सिद्धांत कि एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, इसको अविरतता का सिद्धांत बोलते हैं, और कहें तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, बाबू मैं नाम सबका लूंगा, तुम लोग पहले नाम करो, तुम लोग पहले जॉब लेके आओ। मैं पहले बता चुका 101 बार नाम लूंगा हर एक का। तुम में से जो भी कहेगा ना, जैसे मान लो कोई विवेक नाम का बच्चा है तो क्या करूंगा, विवेक 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 101 बार लूंगा उसका नाम। तुम पहले नाम लायक कुछ करो तो। चलिए 111, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, देखो मुंह से भी 111 और 101 निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ कितना अच्छा क्वेश्चन है। वर्षारोधी पदार्थों की कार्य प्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है। मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट, जो वर्षारोधी होते हैं ना, रेन कोट वगैरह, जो रेन को, वर्षा को रोकते हैं, रेन प्रूफ, वर्षारोधी, इनमें इनकी जो कार्य प्रणाली होती है, वर्किंग होती है, वो इनमें से किस पे आधारित होती है। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कैपिलरिटी, इलास्टिसिटी। शाबाश। देखो घटते घटते 2100 रह गए और डिसलाइक देखो 50 पहुंच गए। पता नहीं इन्हें समझ नहीं आया या इन्हें मेरी राइटिंग समझ में नहीं आई, पर चलो जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं। बेटा पढ़ाते हुए इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि क्वेश्चन लगा हुआ है, हटा दीजिए सर। तो बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। मान लो ये कपड़ा है, ये क्या है, क्लोथ, कोई कपड़ा है रेन प्रूफ, इसके ऊपर बारिश पड़ी, क्या पड़ी, बारिश। तो सिंपल सी बात है, ये किसी ऐसे मटेरियल का बनाया जाएगा जिसकी सरफेस टेंशन ज्यादा हो। ज्यादा होने से क्या होगा कि पानी इससे चिपकेगा नहीं, ये पानी को
या पानी को सोखेगा नहीं। अगर इसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, पृष्ठ तनाव क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये क्या रहेगा, ऊपर एक मेम्ब्रेन खिंच के रहेगा, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत आसपास पास पास रहेंगे। पास पास रहने से क्या होगा कि बारिश की बूंद आएंगी तो ये अंदर नहीं जा पाएंगी। तो जो वर्षारोधी होते हैं वो किस पे काम करते हैं, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, इलास्टिसिटी कहां से आ गया, इलास्टिसिटी कहां से आ गया साथियों, इलास्टिसिटी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। बाकी ऑप्शन, विस्कोसिटी का कोई मतलब नहीं है, यहां पे कैपिलरिटी का कोई मतलब नहीं है, डेफिनेशन पढ़ाई थी ना हमने कॉन्सेप्ट में, इसलिए यहां पे कोई मतलब नहीं है। शाबाश, कोहेसिव फोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक द्रव की बूंद गोलाकार आकृति धारण करती है। अ लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू अचीव अ स्फेरिकल शेप। क्यों, एक द्रव की बूंद बेटा नेक्स्ट टॉपिक होगा वेव। वेव मतलब तरंग, तरंग के बारे में और ध्वनि के बारे में पढ़ाना, कल तो वैसे टेस्ट है। वेरी गुड। एक द्रव की बूंद गोलाकार आकृति, क्योंकि आपको पता है कि जो लिक्विड होते हैं वो मिनिमम सरफेस एरिया लेना चाहते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से वो क्या लेना चाहते हैं, न्यूनतम क्षेत्रफल, मिनिमम एरिया धारण करना चाहते हैं। ये हम सबकी प्रवृत्ति होती है, न्यूनतम एरिया धारण करना चाहते हैं, न्यूनतम क्षेत्रफल। और न्यूनतम क्षेत्रफल सरफेस टेंशन की वजह से उन्हें कौन सी आकृति में मिलता है, स्फेयर। याद रखना, जो गोलाकार आकृति होती है, स्फेयर, गोल, ये भाइयों साथियों ये सबसे कम क्षेत्रफल होता है इसका। इसकी वजह से जो लिक्विड होता है वो कैसी आकृति लेना चाहता है, वो लेना चाहता है गोल, जिससे कि सरफेस टेंशन की वजह से वो मिनिमम क्षेत्रफल ले। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, वाटर ड्रॉप्स डू नॉट स्टिक टू द ऑयली सरफेस। पानी की बूंदें तेलीय सतह से नहीं चिपकती, पानी की बूंदें तेलीय सतह से नहीं चिपकती। शाबाश। पानी की बूंदें क्यों नहीं चिपकती, क्योंकि आसंजक बल की कमी होती है, लेक ऑफ एडहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन की कमी होती है, आपस में नहीं घुलते, या लेस ग्रेविटी, कम गुरुत्व के कारण। नाम तो मैं किसी का ले ही नहीं रहा, बच्चा अपना नाम लिया 101, वो तो मैं वैसे ही कह रहा था, कहां लेता हूं मैं नाम, समय की बचत हो इसलिए मैं नाम कहां लेता हूं, मतलब कोई कमी नजर नहीं आ रही तो कुछ भी कहोगे नाम तो मैं ले ही नहीं रहा, पिछली क्लासेस में किसका लिया, किसी का नहीं। चलिए बाबू, मैंने आपको साफ तौर पे बता रखा है, जब कोई चीज किसी से चिपकती है तो कौन सा फोर्स काम आता है, एडहेसिव फोर्स, आसंजक बल। किसी चीज को चिपकने के लिए हमें कौन से बल की आवश्यकता होती है, एडहेसिव फोर्स या आसंजक बल। हटा दीजिएगा सर क्वेश्चन, असंजक बल और एडहेसिव फोर्स। अब अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो चीज चिपक जाएगी, क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी। और अगर चीज नहीं चिपक रही है, नॉन स्टिक है, जैसे पानी और ऑयल, इसका मतलब किसकी कमी है, इस एडहेसिव फोर्स की कमी है, लैक ऑफ एडहेसिव फोर्स या आसंजक बल की कमी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। पानी से मतलब तेल से पानी क्यों नहीं चिपकता, क्योंकि तेल और पानी के बीच में जितना आसंजक बल चाहिए, एडहेसिव फोर्स, वो नहीं होता। जबकि शीशा, मान लो शीशा है, ग्लास, और यहां पानी है, तो ग्लास से पानी की बूंद चिपक जाती है क्योंकि उनके बीच में आसंजक बल होता है, जबकि तेल और वाटर के बीच में कम होता है। तो लैक ऑफ एडहेसिव फोर्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, समझ में आ रही है ना चीजें,
लाइक कर देना सभी लोग जितनों ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये मेरा नहीं है। तुम ईमानदारी दिखाओगे, ऊपर वाला देखेगा, और तुमने दिखाओगे तो मैं देखूंगा। जिंदगी में कभी ईमानदार बन जाओ। जॉब पाने के लिए ईमानदारी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइक करना और सभी लोग शेयर करना। इससे क्या होता है, अगली क्लास में आने का मन करता है, क्योंकि आपसे कोई पैसे वैसे तो ले ही नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर, अगर पानी में कोई डिटर्जेंट मिलाएंगे तो क्या होगा? सरफेस टेंशन घटेगी, बढ़ेगी? कुछ नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। सरफेस टेंशन घट जाएगी। डिटर्जेंट मिला दो, पानी में केरोसिन ऑयल मिला दो, या पानी में कोई और चीज मिला दो, तो इससे क्या होगा? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव हमेशा कम होता है। और जब अगर पृष्ठ तनाव कम होगा तो जो पानी होगा वो पानी ऐसे ना सिकुड़ के, पानी की बूंद जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी, और कपड़े के अंदर हर जगह पहुंच जाएंगी पानी की बूंदें, जिससे कपड़े से मैल निकालने में आसानी होगी। इसीलिए डिटर्जेंट से धोने में कपड़े साफ हो जाते हैं, क्योंकि पानी की सरफेस टेंशन कपड़ा कम कर देता है, सॉरी डिटर्जेंट कम कर देता है, जिससे वो अच्छे से सफाई कर पाता है। तो सरफेस टेंशन घट जाएगी। बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का घटेगा। क्वेश्चन नंबर 15, पेड़ की जड़ों द्वारा पानी सोखकर ऊपर पहुंचता है। पेड़ की जड़ें पानी सोखती हैं ना, रूट हेयर्स होते हैं। आपको पता है जो पेड़ की जड़ होती हैं उन्हें बोलो जड़ के बाल, रोए भी कह सकते हो, ठीक है। ये क्या होते हैं? जड़ होती हैं ऐसे, तो उस पे छोटे छोटे होते हैं। ये क्या करते हैं? पानी सोखकर ऊपर पहुंचा देते हैं। इनमें से किसके कारण बताओ? 15th का बिल्कुल सही, कैपिलरिटी, छोटी सी ट्यूब जिसमें पानी ऊपर चढ़ता है, तो कैपिलरिटी के कारण या केशिकत्व के कारण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केशिकत्व। पानी जड़ से कहां पहुंच जाता है? फुलक तक, ऊपर तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर, कहां तक पहुंच जाता है? ऊपर तक पहुंच जाता है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बर्नौली प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ? बर्नौली का नियम पढ़ा था भी हमने, वो किस पे आधारित था? फटाफट से आंसर आना चाहिए इसका। बर्नौली प्रिंसिपल कि बर्नौली प्रमेय थ्योरम किस पर आधारित है? शाबाश, बिल्कुल सही है। 15th का भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पेपर उठा लो पुराने, और जितने ये जो टॉपिक कराएं उठा के देख लो। आग जब बाहर गया हो तो बता देना मुझे। बेटा अवतल लेंस और वो छोड़ दो, लेंस जब पढ़ाऊंगा ना कभी नहीं भूलोगे। ज्यादा जल्दी है तो सीडीएस वाली क्लास ले लो लाइट की, उससे मस्त क्लास नहीं हो पाएगी कहीं भी। जल्दी बताओ। कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण, मोमेंटम, संवेग संरक्षण, त्वरण संरक्षण या ऊर्जा, किस पे बेस होता है? आंसर गलत और सही आ रहे हैं। बर्नौली प्रिंसिपल साफ बताया है कि तीनों तरह की जो ऊर्जा होती है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था कि ऊर्जा 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 क्या रहती है? नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। और यहां पे भी दे रखा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होती है। एनर्जी ना बदलती है ना बनती है, वो मतलब बदल जाती है, ना विनाश होता उसका, ना डिस्ट्रॉय होती है। सो बर्नौली प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। साफ आंसर दे रखा है डी। मोमेंटम कहां से हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ो मत, ऐसे आंसर कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है? वाटर राइजेज इन कैपिलरी विद कॉन्केव शेप।
कि जब कैपिलरी में पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है तो उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? ऐसी, अवतल, कॉन्केव, धसी हुई, नीचे की तरफ धसी हुई। जब पारा ऊपर नहीं चढ़ता, पारा कहां गिरता है? नीचे, तो उसकी आकृति कैसी होती है? कॉन्वेक्स, उत्तल। और कह रखा है एक किसान जो है वो अपने वर्षा के बाद अपना खेत जोत देता है। अ फार्मर प्लव द फील्ड आफ्टर रेन टू डिस्ट्रॉय कैपिलरीज, जिससे केश नली समाप्त हो सके, वे नमी प्रिजर्व रहे, मॉइस्चर बना रहे। कौन सा सही है? शाबाश, इसका डी सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। क्वेश्चन हटा दीजिए बेटा, इसका ऑप्शन नंबर डी। जो पानी चढ़ता है, पानी किस तरफ चढ़ता है? ऊपर की तरफ, कॉन्केव शेप। जो पारा होता है वो चढ़ता नहीं है, वो कहां होता है? नीचे उतरता है, कॉन्वेक्स। खेत जोत देता है किसान, जिससे जो खेत में छोटी छोटी केशनली बन गई हैं, जिनसे पानी भाप बन के उड़ जाएगा, उस पानी को, नमी को बचाने के लिए वो खेत जोत देता है, जिससे जो केशनली हैं, कैपिलरी क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, विनाश हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाती हैं। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, इसका बताइए, यूनिट है, लास्ट क्वेश्चन आज का बेटा। हाँ बिल्कुल सही है वो, शाबाश, जिंदाबाद, बहुत ठीक। एक चीज याद रखिएगा, लाइक का जो होता है ना, आधों को यही नहीं पता, ये होता है ऐसे, ऐसे करने से जिंदगी बर्बाद है, ऐसे करने से आबाद। तो ये जो अंगूठा है ना, उसको ऐसे कर दो, ऐसे, ये वाला होता है लाइक का। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन करेक्टली मैच है, कौन सुमेलित है, ये बताना है। इसमें एक तरफ दे रखी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने की यूनिट, दूसरी तरफ दे रखी है उनकी वैल्यू, आपको बताना है। 1 बार, एक बार जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं ना, उसे किसमें नापते हैं? बार में। इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। जिसकी पहली क्लास है बच्चे, उसे बहुत ज्यादा वेलकम। हम लोग सुबह 9 बजे डेली साइंस की क्लास पढ़ते हैं, विज्ञान की क्लास पढ़ते हैं, और ये जो हमारी क्लास होती है ये भारत के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी सामान्य विज्ञान आती है। पुलिस से लेके रेलवे, आईएएस से लेके पीसीएस, आरओ से लेके आरओ, और जो भी दुनिया में। और केमिस्ट्री तब कराएंगे जब फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तुम लोग आराम से तो थोड़ा सा पढ़ लो, अभी केमिस्ट्री की बात आ गई, अभी बायोलॉजी की, पहले फिजिक्स हो जाएगा, पहले फिजिक्स कराऊंगा अच्छे से जब तक मन करेगा, उसके बाद में बायोलॉजी, उसके बाद में केमिस्ट्री। बिल्कुल सही, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। 1 बार होता है 10 की पावर 5 पास्कल, लर्न कर लो इसे अच्छे से। ए वाला भी सही है, बी वाला 1 टॉर, 1 टॉर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 मिलीमीटर ऑफ पारे, पारे के 1 मिलीमीटर के बराबर। सी 1 एटीएम, 1 एटीएम ये होता है जो हम मौसम वगैरह की जानकारी लेते हैं, उसमें जो यूनिट यूज होती है 760 मिलीमीटर और या 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, पारे के इतने बराबर 760 या 760 760 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 76 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये डी, ऑल आर करेक्ट। अब मुझे सभी बताइए आप लोग कि आप लोग को ये क्लास कैसी लगी, अभी तक का आपका कितना % तैयार हो गया। देखो ईमानदारी से बताना साथियों कि आपका अभी तक कितना % तैयार हो गया, जिससे मुझे आगे की रणनीति बनाने में आसानी रहेगी कि सर हमारा इतना तैयार हो गया, कि भाई मेरा 70%। अपने आप हिसाब से बताओ, और क्लास कैसी रही ये भी बताओ। और देखो आप लोग है ना, इस लाइव के बाद में कमेंट किया कीजिए, जैसे भी आप लाइव कमेंट कर रहे हो ना, इसके बाद में जब ये लाइव खत्म हो जाती है उसके बाद जो कमेंट का ऑप्शन आता है उसमें कमेंट करके मुझे बताया करो, अच्छी लगी बुरी लगी। एक चीज आप अच्छे से समझ लेना, दुनिया में कोई हो सबको मोटिवेशन चाहिए। आपको मोटिवेशन चाहिए, मुझसे अच्छी पढ़ाई चाहिए, मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊं, तो मुझे भी आपसे 2-3 चीजें चाहिए। दुनिया में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप नहीं करोगे हम भी नहीं करेंगे, हम करेंगे तो आप भी करोगे।
तो बताइए कितना हो गया। अब आने लगी है ना चीजें। ये 18 क्वेश्चन करे हमने, 18 क्वेश्चन। क्या स्कोर है बताना जरा। 17, 70% बिल्कुल सही, 60% भी कोई बात नहीं। देखो मेरा सिंपल सा एक कहना है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, मानो तो कि हमसे नहीं आता। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिन किए बिना ही कुछ जय जयकार नहीं होती, बिन किए ही कुछ जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। क्लास कैसी लगी वीडियो के बाद में कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर अभी कर दें, इससे आप ही का होगा। जो शेयर करते हैं उन्हें हम शेयर बोलते हैं, ठीक है। चलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वही रह जाएगा हम लोगों के लिए एंड में। शाबाश, आपका अच्छा स्कोर है, बहुत देखकर अच्छा लग रहा है। जिसका कम है बाबू उन कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उन्हीं को दोबारा पढ़ो। कोई बात नहीं, जिसको नहीं है वो दोबारा पढ़ेगा, हो जाएगा, इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिजिक्स भी अच्छी हो जाएगी, केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी, बायोलॉजी भी अच्छी हो जाएगी। तुम लोग बस बने रहो इसी तरह। और वो कहते हैं ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बच्चा पढ़ते रहो, और फिर तुम अपने आप ही अपने अंदर चेंज नजर आने लगेंगे। क्योंकि ढपली पीटने से कुछ नहीं होगा, ये किया मैंने वो किया, आप लोगों में चेंज आ जाएगा, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। दोनों बने, टेस्ट लेना चाहूंगा टेस्ट ले लूंगा, और नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक करा देंगे वेव का। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, वेव और साउंड, ध्वनि व तरंग। तरंग क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, अनुदैर्घ्य, ये सब तरह की ये टॉपिक है। और अब हम थोड़ा तेज चलेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ के आइएगा, क्योंकि अब आप हो गए हो। कोई बात नहीं, विस्कोसिटी भी पढ़ लेना बच्चा। थैंक यू, अपना ख्याल रखना और खुश रहना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को।